100 पे गए, घर वालों को लगा इस बार सिलेक्शन हो गया, फिर 0 पे आए, दोबारा मोटिवेट किसने किया? सर मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और इसमें काफ़ी असफलताएं मैंने देखी हैं, तो टूटना और बिखरना बहुत लाजिमी। बड़ी उम्मीदी के साथ हम इंटरव्यू में जाते हैं और जब फाइनल पीडीएफ में अगर नाम नहीं होता है तो काफ़ी तोड़ देने वाला होता है। मतलब ऐसा लगता है कि सारे अरमान बिखर गए। आप इस उम्मीद में कभी नहीं आते हो कि आप कुछ चीजें खो दोगे या असफल हो जाओगे। आप हमेशा चाहते हो कि सफल हो जाओ। आपकी प्रोफेशन में सबसे बड़ा टाइम वेस्ट क्या रहा जो इन बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बताओ आप सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। 8 से 10 घंटे डेली पढ़ो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बच्चों को लगता है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ना या सेल्फ स्टडी, इन दोनों में क्या बेस्ट है? हाय नीरज, स्वागत है आपका आज द करण शो पर। और ये हमारे साथ आज नीरज गेस्ट हैं हमारे। नीरज यूपी पीसीएस में 33 दिन का रैंक है। नीरज जायसवाल, आपका स्वागत है। नीरज, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच सर, और मैं ठीक हूँ सर। तो नीरज, आपकी जो जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है, मैंने पढ़ा आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो पहला सवाल आपसे, ये कैसा लग रहा है आपको पीसीएस बन के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबी जर्नी थी और काफ़ी उतार चढ़ाव रहे इस जर्नी पर, और उसके बाद अगर सफलता मिली है तो अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहली फीलिंग क्या रिजल्ट देखते ही? सर बहुत सारे ऐसे पीडीएफ मैंने देखे थे जिसमें लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ। और ये पहला ऐसा पीडीएफ था जिसमें नाम था, तो बहुत अच्छा लगा सर और बहुत खुशी हुई। और उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली। जब रिजल्ट देखते हैं पीडीएफ में तो बड़ा एक अलग वाली फीलिंग आती है। तो खुद देखा, किससे दिखवाया रिजल्ट? मतलब पीडीएफ में जब नाम देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम पीडीएफ खुद चेक कर रहे हैं, हम लक्की हैं नहीं, या कोई दूसरा बंदा लक्की है हमारे लिए। एक अलग फीलिंग आती है नाम चेक करने पीडीएफ में। सर किसने चेक किया था रिजल्ट आपका? इस बार मैंने कुछ लोगों को डेजिग्नेट कर दिया था कि आप लोग पीडीएफ में नाम देख लेना। अच्छा। और थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग थी कि शायद नाम होना चाहिए इस बार। तो रिजल्ट जब आया तब तक तो मैं देख रहा था कि मतलब रिजल्ट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब पीडीएफ अपलोड हो चुकी थी तब मैं सो गया। फिर मेरे दोस्तों ने देखा, उन्होंने देख करके बताया कि फाइनली तुमको जो है रैंक 33 आया है। तो ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप पे पहले देख लिया, उसके बाद फिर मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा। तो चलो, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे, कितनी बार आज तक आप फेल हुए जीवन के एग्जाम्स में? सर बहुत बार फेल हुए हैं, और 2016 से मैंने एग्जाम सर देना चालू किया। उसमें यूपीएससी भी शामिल था, यूपी पीसीएस भी शामिल था, और स्टेट के जो एग्जाम्स थे प्लस बैंकिंग के एग्जाम थे, एसएससी के एग्जाम थे, तो बहुत सारे एग्जाम दिए, कहीं सफलता कहीं असफलता। और 2018 में एसएससी से मुझे एक नौकरी मिली, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद भी मैं तैयारी करता रहा। तो असफलताओं का तो मेरे पास बड़ा अंबार लगा हुआ था सर। तो बहुत असफलता की वजह से सफलता मिलती है, उसका मजा कुछ और ही होता है। बिल्कुल सर, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तो बच्चों को ना बहुत बड़ा टेंशन ये रहता है कि बच्चों को लगता है कि सफलता एक बार ही मिल जाती है। तो आपको कितनी साल लग गई सफलता तो पहुंचने में? ईयर्स कितने लगे? सर ईयर्स की अगर आप बात करें तो मुझे 10 साल 10 महीने लगे। 10 साल 10 महीने के बाद एक सफलता। 10 साल 10 महीना सर। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब इतने समय या इतना टाइम किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में लगे, और होना तो यही चाहिए कि आप आओ एक बार में क्लियर करो और क्लियर करके निकल जाओ। लेकिन सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें थी, आप कभी राउंड 2 में जाते हैं, कभी राउंड 3 में जाते हैं, कभी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो ये हर साल कुछ ना कुछ एग्जाम रहता था। तो इसमें इस बार ऐसा था कि सर शुरू से आखिरी तक ये फीलिंग थी कि इसमें हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में भी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी या इंटरव्यू में भी। तो ये मतलब कोशिश एक थी, कोशिश जारी थी सर, और उसका रिजल्ट ये था कि इस बार रिजल्ट अच्छा मिला। नीरज, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, ऐसी 5 चीजें क्या होनी चाहिए जो इन बच्चों को नहीं करनी चाहिए? आपको इतना समय लगा, ऐसी 5 बातें बताओ जिससे इन बच्चों को सफलता मिलने में बहुत ज्यादा देरी ना हो। सर अगर 5 बातों की बात करें तो सबसे पहले तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार हमेशा काम करेंगे तो आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो या कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, वो मैटर नहीं करेगा। सेकेंड चीज सर कि आपके जो मटेरियल होने चाहिए वो काफ़ी लिमिटेड होने चाहिए, सो दैट आप उसको रिवाइज कर पाए और टाइमली आप उसको प्रोसेस कर पाए। पढ़ना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसको अगर वहाँ पर एग्जाम टाइम में अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो ज़्यादा मैटर करेगा। थर्ड थिंग इज आप कंसिस्टेंट रहें, और प्रत्येक दिन आप मतलब 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें। और फोर्थ इज कि आप कभी रिजल्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, आप अपने कर्म को करते रहें, और अगर आप अपने कर्म को करते रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप उस अनुसार ढल जाएगा। और फिफ्थ इज कि आप मतलब टॉपर्स को फॉलो करें, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो नया अपना रहे हैं, या क्या वो यूनिक कर रहे हैं, जिसको आप फॉलो करके आप
आप अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। तो नीरज ने 5 चीजें बताई। पहला बताया कि अपने लिमिटेड रिसोर्स रखो अपना, सर, राइट ना? यस सर। दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी रखो, लगातार प्रयास करो। तीसरा बताया कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चौथा क्या बताया आपने? आप कंसिस्टेंट रहो, लगातार प्रयास करते रहो। और 5वां है टॉपर्स का जो स्टडी है उसका फॉलो करो। और उससे ना लोगों को देख कर चलो, जो लोग ऑलरेडी गलती कर चुके हैं वो गलती आप ना करो। तो ये बातें बच्चे आपसे भी सीखेंगे। नेक्स्ट एक सवाल और है मेरा ये कि बच्चों को लगता है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ना या सेल्फ स्टडी, इन दोनों में क्या बेस्ट है? सर, जब मैं तैयारी करने के लिए आया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। तो उस समय जो भी अवेलेबल था वो मैंने गाइडेंस लिया। मैंने उस समय कोचिंग भी सर किया, और लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास गाइडेंस का कुछ अच्छा सोर्स है, आपके सीनियर हो सकते हैं या जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, अगर वो आपको रेगुलर गाइड कर रहे हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज आप मतलब कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, कोई बहुत उसमें गलत बात नहीं है सर। तो कोचिंग और सेल्फ दोनों बेटर है? दोनों बेटर है सर। तो कोचिंग के साथ आपको गाइडेंस भी चाहिए दोनों का, या सेल्फ स्टडी के साथ गाइडेंस आपको चाहिए? तो सेल्फ स्टडी प्लस गाइडेंस आपको जैसे भी मिले, चाहे कोचिंग से मिले या मेंटर से मिले या दोस्तों से मिले, गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि सर प्रोसेस इतना लंबा है, इस प्रोसेस में आप किसी भी टाइम पर लड़खड़ा सकते हैं, आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो एक होता है कि गाइडिंग पाथ आपको मिलता अगर रहेगा तो आपका जो सफर है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके। तीसरी चीज, आपको यूपी पीसीएस करने के लिए या सिविल सेवा में जाने के लिए कहाँ से मतलब मोटिवेशन मिला कि मुझे करना है? एक होता है ना मोटिवेशन होता है पीछे, किसी काम के पीछे। डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही क्यों बनना है, आर्मी में तो आर्मी में क्यों जाना है, मास्टर बनना तो मास्टर क्यों बनना है? तो आपको ऐसा क्या इंस्पायर मिला कि मैं ये करूँगा? किसने आपको मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? सर, मैंने जब कॉलेज किया था तो कॉलेज करने के बाद ये था कि मैं सीधे नौकरी में जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम जरूरत थी कि मैं नौकरी में जाऊं। लेकिन एक होता है कि टर्निंग पॉइंट। तो उस समय मैं जिस मकान में रहने के लिए गया, तो उस मकान के जो मालिक थे मिस्टर वेणी प्रसाद जी, वो ऑलरेडी एडीएम रिटायर्ड थे। तो मुझसे बातें करते थे, तो मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि मैं इधर नहीं जाऊंगा और मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा और वहां पर सर्विस वगैरह करूंगा। तो उन्होंने कुछ देखा होगा, तो बार बार मुझे यही मोटिवेट करते थे कि नीरज तुम किसी और चीज के लिए बने हो और तुम क्यों सिविल सेवा की तरफ नहीं आते हो। तो वो जो कंसिस्टेंट उनकी जो इंस्पिरेशन स्टोरीज वगैरह थी, तो उसकी वजह से मैं इस तरफ आया। वो भी अपने बीटेक के जो 4th ईयर में था, जब उनके मैं सानिध्य में आया, वो काफी चीजें उनके साथ मैंने करी। तो उन्होंने कुछ देखा तो कहा कि नहीं, तुम अब सिविल सेवा की तरफ जाओ। फिर उस समय भी मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं सिविल सेवा की तरफ आऊँ। तो उस टाइम एक फैक्टर और था कि मैं अपने मामा जी के साथ रह रहा था। तो उन्होंने मेरी पूरी पढ़ाई वगैरह फाइनेंस की थी, कॉलेज हो गया, इंटर कॉलेज के दौरान भी था। तो ये सब डिस्कशन हुई कि अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर बाबूजी कुछ देख करके कह रहे हैं तो तुम सिविल सेवा की तरफ अगर जाना चाह रहे हो तो जाओ। और फिर मैं दिल्ली आया। फिर दिल्ली के अपने अलग खर्चे थे, तो उस खर्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि सब कुछ उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जा रहा था। बस ये था कि मुझे पढ़ना था और पढ़ाई करके रिजल्ट देना था। तो एक मोटिवेशन यही था कि मैं बीटेक के अपने फाइनल ईयर में बाबूजी के घर पे रहा और उन्होंने मुझे गाइड किया। ओके, ये बताओ कि आपने जब तैयारी करी होगी, तैयारी के दौरान कई बार ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लगता है कि अब मेरा होगा नहीं, हर बार रिजल्ट आता है, घर वालों का बहुत प्रेशर रहता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब ये बच्चों का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि बच्चे ना समझ नहीं पाते, इनको लगता है कि तैयारी के दौरान हमारी शादी होने वाली है। पहला सवाल बच्चों का ये रहा है। दूसरा रहता है कि बच्चों को लगता है घर वाले जो है अब हमें वापस बुला लेंगे। तीसरा, बच्चों को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि समाज एक मतलब प्रेशर जरूर बिल्ड करता है। अगर आप सोसाइटी से हैं तो शादी हो या फाइनेंशियल प्रेशर हो या रिजल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को बहुत करीब से मैंने देखा है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं साल 2-2 साल में घर ही नहीं जाता था, 2-2.5 साल में घर ही नहीं गया। क्योंकि आप जब भी जाते हो तो लोग ये पूछते हैं कि भैया अभी क्या कर रहे हो, अभी कोई सफलता मिली कि नहीं मिली। तो इन सवालों से बचने के लिए भी कि आप इन सवालों से कब तक आप जूझते रहोगे, तो इस वजह से मैं काफी इन चीजों को मैंने बहुत करीबी से फेस किया। और फिर फाइनेंशियल गाँव जब जाते हैं ना, तो गाँव के जो लोग हैं आसपास की वजह से देखते हैं आपको कि इसका लड़का आ गया, ये कुछ नहीं करता होगा, 3 साल से रह रहा है, 5 साल हो गए इसको। और गाँव में आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि गाँव में जब किसी का बच्चा सिपाही बन जाए आर्मी में या पुलिस में या दरोगा बन जाए, तो गाँव वाले ना आपको मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, मम्मी को, पापा को। तो वो कैसे हैंडल किया आपने? मतलब गांव आप नहीं जाते थे और क्या तरीका था हैंडल करने का? सर, ऐसा हुआ कि 2018 में मैंने एसएससी से जो नौकरी ज्वाइन कर लिया था,
तो उसके बाद जब मैं कभी घर गया भी तो लोगों ने ये कहा कि नौकरी तो चाहे जो कर रहे हो, तुमसे अच्छा तो ये लेखपाल है जो अपने गांव में रहता है और तमाम तरीके की जो है उसको तमाम तरीके का सम्मान उसको मिलता है, और तुम पता नहीं कौन सी वहां नौकरी कर रहे हो या किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो ना हो तो लेखपाल की ही परीक्षा दे करके लेखपाल ही बन जाओ। तो ये सब चीजें आती थी सर, बहुत कॉमन था ये, ऐसा नहीं कि हाँ इन चीजों से मैं कभी बच पाया। लेकिन ये है कि आपको अपना टारगेट सेट रखना है, और टारगेट सेट तो उसी हिसाब से रखना है कि मतलब मुझे करना है तो करना है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था सर, मेरे पास था ही यही कि अब मैंने अगर एसएससी से नौकरी ले ली, बहुत छोटी सी नौकरी है, तो मुझे अगर नौकरी में ही जाना तो इससे बड़ी नौकरी में जाना है, तो मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। अच्छा, कोई रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। जब कुछ ना बचा हो दुनिया में। और सब सर जब मान सम्मान पे इतना ठेस पहुंचता था, तो इसको थोड़ा सा आप कहते हैं ईगो से भी जोड़ लेना कि अब तो निकालना है, और नहीं निकालना है तो फिर बदनामी तो बहुत होनी है। वो एक कहावत है ना कि जब खोने के लिए कुछ ना हो तो उड़ने के लिए पूरा आसमान बाकी है, वही आपने किया ना। अच्छा नीरज, एक सवाल और आपसे, मुझे पता चला कि आप नौकरी में थे, तो नौकरी के साथ तैयारी करना ये कैसे पॉसिबल हुआ? यानी नौकरी है और तैयारी है, दोनों को कैसे मैनेज करें? वो बच्चे जो नौकरी करते हैं और तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ टिप्स दो, कैसे मैनेज करें इस चीज? सर काफी डिफिकल्ट होता है नौकरी के साथ तैयारी करना। कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह ले जाते हैं, लेकिन आपको मैंने कहीं एक सीनियर थे, उनका कुछ पढ़ा था, तो उनकी कुछ चीजें मैंने फॉलो की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मतलब आप सुबह जाने से पहले 3 घंटे तो कम से कम पढ़ ले जाएं, और उसके बाद जब सर्विस में हैं आप, वहां पर डेली रूटीन में भी 1-2 घंटे अगर आप वहां निकाल लेंगे तो बड़ी मतलब आपकी कामयाबी रहेगी। अगर 2 घंटे 1.5 घंटे अगर आप निकाल ले गए तो बहुत कामयाब माने जाएंगे आप। और उसके बाद शाम को जब लौट करके आइए तो उसमें भी आप कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे अगर पढ़ लेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, तो इसमें मुझे सर सैटरडे संडे भी मिल जाता था। तो सैटरडे संडे को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि जो पीछे आपका थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया हो, तो वो यहाँ पे आप उसको ऑफसेट कर ले जाए। तो ये ऐसे अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है सर कि जो भी बच्चे हैं आपके सामने, जो एस्पिरेंट हैं, वो फुल टाइम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उनके सामने आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई 16 घंटे और 12 घंटे देने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप अगर 6 साढ़े 6 घंटे दे रहे हो, तो आप कुछ स्मार्ट करोगे तभी उनको आउटपेस कर पाओगे सर। ओके, ग्रेट। तो जैसे मैं बच्चों से पहले से बोलता हूँ ये बात कि मॉर्निंग में 3 घंटा और रात को 3 घंटा, जो सुबह शाम पढ़ लेगा वही सिविल सेवा के लिए प्रैक्टिकल होता है। दिन में तो आप बहुत सारे काम करते हो, तो ये वाला इनका मेथड भी है, सुबह 3 घंटे और रात के 3 घंटे, ये बेस्ट है ना। सुबह अगर आप 3 घंटे पढ़ लेते हो तो एक डोपामाइन है ना सर, वो रिलीज हो जाता है। फुल डे मतलब सेल्फ मोटिवेट रहता है बंदा कि हमने कुछ कर लिया। तो सुबह 3 घंटे बच्चों को पढ़ना चाहिए। दूसरा आप बताओ कि जैसे आपने तैयारी करी, तो मुझे एक सच आंसर बताना, ऑनेस्ट आंसर, कभी मम्मी पापा ने आपके डाउट किया? सर मम्मी पापा ने तो कभी डाउट नहीं किया। मम्मी पापा ने इसलिए डाउट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी इन चीजों में समझ थी नहीं, लेकिन उन्हें ये भरोसा था कि अगर कर रहा है तो कर ले जाएगा। समय जरूर लग रहा था, तो उन्होंने तो कभी डाउट नहीं किया। तो आप किस मतलब पापा आपके क्या करते हैं? मम्मी मेरे पिताजी तो बिजनेसमैन थे और मेरी माता गृहिणी हैं। तो ये था कि सर मैं जैसे अपने जब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ठीक ठाक था पढ़ने में, तो उन्हें भरोसा था कि हाँ ये कर ले जाएगा। लेकिन हाँ, समय जरूर लग रहा था, तो वो तो कुछ कहें चाहे ना कहें, लेकिन समाज था वो कहने के लिए आ रहा था। तो ये बड़ी मतलब नीरज की कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 10 साल का लंबा संघर्ष, उसके बाद एक नौकरी, सीजीएल की नौकरी, हाँ, और उसके बाद यूपी पीसीएस में 33वीं रैंक। मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, बड़ी अलग स्टोरी है आपकी, क्योंकि इतना लंबा समय का स्ट्रगल करना ना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। लोगों को मन करता है, लोग छोड़ देते हैं अक्सर। तो आपको मतलब वाइफ ने आपकी ने, क्योंकि आप मैरिड हैं सर, और देखो नीरज के साथ 3 चीज़ें हैं। एक तो पहले लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है, दूसरा है कि शादी के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास शादी भी है और आपके पास नौकरी भी है, तो वाइफ ने कितना सपोर्ट किया आपको इस जर्नी में? सर क्या होता है, कंपैटिबिलिटी की बात होती है। जैसे पहले से आपने डिस्कस कर लिया कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। ऑलरेडी अगर लोग सेटल्ड हैं तो वो क्या करते हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं या शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मेरा गोल अलग था। मेरा गोल ये था कि मैं पहले सर्विस में जाऊं, अच्छी सर्विस में जाऊं, और इस बारे में पहले खुद से डिस्कशन कर लिया। तो फिर उनको भी पता चल गया कि हाँ इनको क्या चाहिए। तो उसमें एक था कि हाँ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो अपना आराम से मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं थी। या मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं बोल देता था कि मुझे चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तो मुझे ऑलरेडी मेरे टेबल पे मिल जाती थी। तो एक ये बड़ा सपोर्ट रहा, और उस सपोर्ट की वजह से चीजें आसान हुई। अदरवाइज वाइफ की सिनर्जी होना जरूरी है। 1 + 1 11 हो गया आपके लिए, सिनर्जी है ना। कहीं मैंने एक उसमें सुना था
कि अगर ड्राइवर दो होते हैं तो सफर आपका आसान हो जाता है। हाँ, ड्राइवर तो सफर आपको आसान हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो 2 ड्राइवर बन गए आपका, मतलब समय जो है वाइफ ने आपको समय दिया और आपने यूटिलाइज किया। तो मतलब बच्चों को लगता है कि गर्लफ्रेंड वाइफ ये समय वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर आपके साथ सही से है तो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। चलो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ नीरज आपसे, जो बच्चों के लिए सवाल है। पहला सवाल बच्चे पूछते हैं, सर मॉक टेस्ट देने का कितना इंपॉर्टेंस रहता है एग्जाम में? सर मॉक टेस्ट मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उस चीज को वहां पर आप टेस्ट कर पाएंगे। तो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, जहां भी हो, मैं उसके मॉक टेस्ट जरूर लगाता था और हर स्टेज में मॉक टेस्ट लगाता था, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में भी अगर आप कहेंगे तो कौन सा मॉक टेस्ट, तो जो ट्रांसक्रिप्ट आती थी वही ट्रांसक्रिप्ट में हूबहू सर चैट जीपीटी पे कमांड डाल करके मैं उसको पेस्ट कर देता था। तो उसको बता देता था कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, तो इसके अच्छे से अच्छे आंसर बना के मुझे दो। तो वो आंसर बना के देते थे, फिर मैं उसको अपने मतलब कैंडिडेचर के हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा फ्रेम करता था, रीफ्रेम करता था। तो इन चीजों को थोड़ा सा मतलब चैनलाइज कर लेता था। तो मॉक टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आपने मॉक में एआई का भी यूज किया है? एआई का भी यूज किया। आजकल बच्चे यूज कर रहे हैं। आजकल मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक बनाते हैं एआई से, उसे सॉल्व करते हैं। तो एआई काफी यूजफुल है। एआई अगर आप मतलब पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, तो मैंने तो पॉजिटिवली यूज किया और काफी यूजफुल है। आप अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करके रख लीजिए। ये बच्चे इस बात को देखेंगे कि एआई से भी सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सर मैंने मेंस में क्या किया था कि एक प्रॉम्प्ट दे दिया उसको कि मैंने ऑलरेडी 3-4 यूपीएससी के मेंस दे रखे हैं और मैंने इंटरव्यू भी दे रखा है। तो मैं इस बार मेरा यूपीपीसीएस का मेंस है और मुझे हर क्वेश्चन में 12 पॉइंट्स दो और हर पार्ट में 12 पॉइंट्स दे दो और उसके नीचे एक छोटे छोटे एग्जांपल्स भी दे दो। तो एआई को ये पता चल गया कि मतलब इसको आंसर में क्या चाहिए, उसी हिसाब से मुझे आंसर देता था। तो उसका अगर आप 50% भी आप वहां पर एग्जाम टाइम में लिख ले जाते हैं तो काफी हेल्प हो जाएगी उससे। सर दूसरा एक सवाल और है मेरा, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा जो बहुत टफ लगा, जिसको मैनेज करना बहुत टफ था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्या? सर इकोनॉमिक्स थोड़ा मेरे लिए टफ था। अच्छा। लेकिन ये था कि हाँ, इकोनॉमिक्स के जो मेरे सोर्स थे वो मैंने सोर्स काफी बार बार रिवाइज किया था, तो हो तो जाता था सर वो, लेकिन थोड़ा सा टफनेस उसमें मुझे लगी। और आसान की अगर बात करें तो पॉलिटी मुझे आसान लगता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आसान लगते थे। इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुझे डिफिकल्टी महसूस हुई सर। या साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन था जो टेक्निकल काफी था, उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो नीरज एक और सवाल है बच्चों का ना, सबसे बड़ा सवाल रहता है सर, करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए? करंट अफेयर्स आज के जमाने में एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई है। करंट अफेयर्स बच्चों के लिए ऐसा है कि पहला तो उन्हें पता नहीं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, दूसरा करंट अफेयर्स को लेकर बच्चा ना हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। तो करंट अफेयर्स एक प्रकार से ऐसे मानो बन गया अंधेरे में तीर मारना। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के स्टेज पे या मेंस के स्टेज पे। तो होता क्या था, मेरे पास टाइम सर थोड़ा कम होता था, तो मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की एक मैगजीन उठा लेता था, उस मैगजीन को मैं 1-2 बार पढ़ लेता था और लास्ट टाइम में उसको रिवाइज कर लेता था। या यूपीपीसीएस के लिए अगर आप बात करें तो आई दृष्टि की एक घटना चक्र की आती है बुकलेट, वो लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ लेता था। तो इतना सफिशियंट रहता था सर। और अगर आप मतलब फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि आप 3 घंटे 3.5 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, उसको 45 मिनट्स 50 मिनट्स में अगर कर ले रहे हैं तो बहुत है। कौन सा न्यूज़पेपर? सर मैं तो द हिंदू रेफर करता था जब फुल टाइम प्रिपेयर करता था। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था तो इरेगुलर था उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने के मामले में, और मैं सिर्फ कोचिंग के मैगजीन पे ही रिलाई हो गया था सर। तो नीरज के करंट अफेयर्स के लिए फंडा है कि एक मैगजीन पढ़ो, उसी मैगजीन को आप रिलीजियसली फॉलो करो, उसी मैगजीन को फॉलो करो, ईयरली पूरा फॉलो करो, और साथ में अपने घटना चक्र को पढ़ा, उससे आपका करंट अफेयर्स पूरा हो गया। क्योंकि करंट अफेयर्स काफी रोल रहता है यूपीपीसीएस के अंदर। हाँ, यूपीपीसीएस में काफी रोल रहता है और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और काफी क्वेश्चन सर वन लाइनर भी होते हैं। प्राइस के क्वेश्चन हो गए, बुक के क्वेश्चन हो गए, तो ये आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। ओके नीरज, तो नीरज आपकी यूपीपीसीएस में 33वीं रैंक आ चुकी है, इसके बाद आपको आईएएस देना, यूपीएससी देना, कुछ और या नहीं ये नौकरी करनी है? सर अभी एक अटेम्प्ट मेरा यूपीएससी का बचा हुआ है, तो मैं उसमें 2 बार मैं मेंस के स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो काफी क्लोज मार्जिन था। तो एक अटेम्प्ट जो बचा है तो कोशिश करूंगा कि उस अटेम्प्ट को अच्छे से दे लूं। अच्छा, एक अटेम्प्ट भी और देना है आपको? इससे पहले मैंने सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का पेपर दिया था, तो उसमें मैं इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचा था, तो वो एक एक्सपीरियंस था अलग उसमें। तो ये कोशिश है कि मतलब यूपीएससी का एक अटेम्प्ट जो बचा है तो अच्छे से दे लूं। जैसे यूपीएससी में अगर आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, उसके अलावा यूपीपीसीएस बेटर है आईआरएस वगैरह से, या फिर ये
सिमिलर है, क्या पसंद करोगे आप? सर मेरी सोच के हिसाब से तो यही है कि मैं अगर यूपीएससी में मुझे मिलता है तो टॉप 3 जो है यूपीएससी में आईएएस, हाँ। आईपीएस और आईआरएस। IAS। उसके बाद फिर मैं यूपीपीसीएस में ही मैं अच्छा हूँ। और उसमें एक तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस पोस्ट पे हूँ मैं, तो वो मुझे ज़्यादा सूट भी करती हैं और मेरे मन मुताबिक पोस्ट है, तो मैं यूपीपीसीएस में ही ज़्यादा अच्छा हूँ। आजकल के युवा थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, जेनजी वाले ना, तो यूपीपीसीएस बेटर है प्राइवेट जॉब? सर एनी डे मतलब यूपीपीसीएस बेटर है, इसलिए बेटर है क्योंकि आप मतलब आपका जो वर्क डोमेन है वो काफ़ी डाइवर्स है और आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप सोसाइटी में बड़ा मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं, किसी की लाइफ को बदल सकते हो, बदल सकते हैं, प्राइवेट बिल्कुल नौकरी नहीं बदल सकते। धीरे आपकी प्रोफेशन में सबसे बड़ा टाइम वेस्ट क्या रहा जो इन बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बताओ आप। सर टाइम वेस्ट के लिए अगर आप बात करें तो मैं कई चीज़ों में इंगेज रहा, तो मेरे लिए टाइम तो कंस्ट्रेंट था ही, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो रील्स का दौर चला है या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसमें अगर 2-2 3-3 घंटे आप डेली दे रहे हैं, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपना टाइम फ़ोन को जो यूज़ करते हैं पर डे उसकी रिपोर्ट आती है कितने घंटे आपने फ़ोन यूज़ किया है, तो आप अगर देखेंगे और 4-5 घंटे अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक ये वेस्टेज है सर, इसको रेगुलेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए आए तो आप पढ़ाई करिए और दुनियादारी सब चलती रहेगी। अच्छा नीरज, एक सवाल है, एक ऐसा एडवाइस बताओ जो तुम्हें किसी ने दिया और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल गई। सर मेरे दोस्त थे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, तो रितेश है एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि यार अगर आप नहीं कर सकते हो तो कौन कर सकता है। तो वो एक मेरे लिए लास्ट टाइम में उन्होंने मुझे कहा, मैं उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैं शायद प्रिपरेशन छोड़ने के भी लिहाज से था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने जब ये बात कही कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा, और आप जैसे लोगों को सिस्टम में आना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने फिर इस कोशिश को और जारी रखा, और जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले उनके मैसेज थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस बार हो गया, फाइनली हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए, बिना फिल्टर के, दिल से एक कोई चीज़ बताओ आप जो इनको करनी चाहिए। सर अपनी पढ़ाई आपकी खुद की पढ़ाई है और कंपटीशन आपका खुद से है, तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। आपको एक चीज़ मान के रखना है सिर्फ कि 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अच्छा एक और सवाल, आपका यूपीपीसीएस में रैंक 33 जो आया है, ये आपके लिए सिर्फ एक नंबर है या कुछ और है लाइफ में? सर ये मेरे लिए नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस दी थी, फर्स्ट पे मैंने एसडीएम रखा था और दूसरे पे मैंने वीडियो रखा था, और फिर मुझे दूसरे पे ही मिल गया है वीडियो। अगर मुझे मिला है तो ये मेरे लिए नंबर नहीं है सर, ये एक दायित्व है जो मुझे निभाना है, और समाज के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक महज शुरुआत है। अभी सफलता और असफलता की तमाम कहानियाँ शुरू हुई हैं, अब सिस्टम में जाने के बाद समाज को कितना लौटा पाता हूँ वो सब अगर देखेंगे तब फिर पता चलेगा कि ये मतलब रिजल्ट कितना सार्थक रहा है। अच्छा नीरज, हमारे ना लाखों बच्चों के ना कुछ ऐसे कॉमन सवाल रहते हैं, ये मुझे जनरली लिख कर देते हैं पर्चियों में कि सर ये, तो आप, मैं चाहता हूँ कि जो सवाल हैं इन बच्चों के वो आपसे हों, आप उनका उत्तर दीजिए। पहला बच्चों का सवाल है, सर हम याद तो बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो जो ऐसे बच्चे जो याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, उसका क्या सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है? सर इस परीक्षा में बहुत कुछ याद करना आपको है ही नहीं। आप प्रीलिम्स के अगर स्टेज पे हैं तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है, आपको याद नहीं करना है। आप जब पढ़ाई आप शुरुआत करते हैं, आप अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो आप उसको 2-3 बार 4 बार इतना बार रिवाइज कर जाएंगे कि जो क्वेश्चन वहां पर आएगा तो आपके माइंड की जो मतलब सेकेंडरी मेमोरी है उसमें ऑलरेडी वो फिट इन रहेगा, तो आपको वहां पर वो चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये एक व्यवस्था है। मतलब नीरज का कहना ये है कि आप जो बच्चे सोचते हैं कि हमें याद करना, याद नहीं करना, केवल आपको पढ़ना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और जो भी आप पढ़ोगे वो खुद ही आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपको याद रहेंगी चीजें। तो ये सवाल है पहला। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, एनसीईआरटी का क्या रोल है? बच्चे पूछते हैं एनसीईआरटी, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन प्रिपरेशन? सर एनसीईआरटी का काफी अहम रोल है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक बेसिक फाउंडेशन आपको देती है। तो मैंने भी तैयारी या कोचिंग करने से पहले मैंने 3 महीने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था, और एनसीईआरटी जब आप स्कूल टाइम में पढ़ते हैं और यहाँ तैयारी के दौरान पढ़ते हैं तो इन दोनों का काफी अंतर होता है। और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, जो उसमें चीजें हैं, वो काफी मतलब अच्छी हैं, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो काफी रिपीट होते हैं,
और एनसीईआरटी से वर्बटिम पूछ लिया जाता है, मतलब अक्षरशः वहीं से उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी तो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एनसीईआरटी ना सर। तो बच्चों को नीरज ना एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो एमसीक्यू के लिए जैसे एमसीक्यू मेरी पास मेरी खुद की एक किताब है पॉलिटी पावर पैक। एमसीक्यू लगाने का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों के लिए एमसीक्यू से? सर अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपकी क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत हो जाती है। जैसे आपने बताया कि मुझे जब लास्ट मेरा प्रीलिम्स था तो मुझे कहीं से पता चला था कि आपकी ये बुक है पॉलिटी पावर पैक करके, तो मैंने वो मंगाई। मेरे लिए टाइम थोड़ा कम था तो फिर आपकी बुक को मैंने रिवाइज किया और वहां से क्वेश्चंस देखे तो मेरे लिए थोड़ा हैंडी भी हो गया। तो जब मैंने वहां से बुक सीखे वो क्वेश्चन जो उठाए तो वो क्वेश्चन मैंने वहां पे मतलब सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन मुझे एकदम हूबहू वही मिल गए। तो ये एक अच्छा मतलब मेरे लिए आपकी जो बुक थी वो मेरे लिए काफी अच्छा सोर्स थी सर। यही सब रहता है। तो नीरज बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ आगे आप बहुत कुछ करें और आगे आप आईएएस बने। अगली बार हम बैठेंगे एक आईएएस के साथ, क्या नीरज? थैंक यू सर। नीरज आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? क्या ये ऐसा हो इनके लिए जो ये इनको करना चाहिए लाइफ में? कोई ऐसी 2 लाइन आप बोलो प्लीज। सर मेरा सफर काफी लंबा रहा है और इसमें काफी असफलताएं मैंने देखी हैं, तो टूटना और बिखरना बहुत लाजिमी है। तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ता भी था तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने कुछ 2 लाइंस पढ़ी थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा और शायद इससे बच्चों को अगर कुछ मोटिवेशन मिले तो ये लाइनें सार्थक हो जाएंगी। लोग कहते हैं मेरे चेहरे पर मुस्कान बहुत है, इस धुएं में मेरी पहचान बहुत है। निराशा तो काफी है मेरी कश्ती में, लेकिन इस कश्ती को लड़ने के अरमान बहुत है। नाउम्मीद तो हुआ हजारों मर्तबा, मगर इस दिल में उम्मीदों के मकान बहुत हैं। टूटे पत्तों से ख्वाब सजाने वाला मैं, सूखे पत्तों पर मुझे आन बहुत है। 2 लफ्जों में बटे मेरे अक्षर देखो, इस नाचीज का यहाँ नाम बहुत है। मेरी कोशिश हारी कितनी मर्तबा, मगर हर कोशिश पर मुझे गुमान बहुत है। वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है, बहुत अच्छी लाइन से। तो नीरज आपने तैयारी की है यूपीपीसीएस की, तो कई बार ऐसा होता हुआ आपके साथ ना कि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते जेब में, कई बार हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम आटा ला के रोटी भी खा सकें, सब्जी ला सकें। तो ऐसा कभी दिन आया आपकी लाइफ में? सर ऐसे काफ़ी मौके आए और काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये था कि जो मेरे फ्रेंड थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, लेकिन उन्हें पता तो होता नहीं था कि हाँ इसके पास नहीं है, मगर उनको कभी पता लगने भी मैं नहीं देता था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में बड़ी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ती है, तो मेरे पास सर पहले साल में कंबल ही नहीं था। और मैंने कैसे उस टाइम में मतलब क्या करता था कि 2-3 कपड़े स्वेटर सब पहन लेता था और कान में बांध लेता था, तो और ऊपर से एक मतलब चादर मोटी 2-3 बार परत करके उसको फिर ओढ़ लेता था, लेकिन उसके बाद भी ठंड नहीं जाती थी। तो ऐसी दुश्वारियां तो बहुत रही हैं सर, मतलब अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो काफी लंबा होगा और अपने संघर्षों का शायद मैं 1-2% भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। पहली सर्दी और आपके पास कंबल भी नहीं है, तो उस जुनून के साथ में ये था कि कभी हारू नहीं, है ना, तो उस चीज के साथ में लगा रहा सर। हाँ, बहुत कुछ होता है विद्यार्थी लाइफ में ना, बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं। बुक्स, आपको क्या शौक क्या है आपका? बस बुक्स पढ़ने का शौक है, क्या हॉबी क्या है आपकी? सर मुझे मतलब नई नई चीजें सीखने का बड़ा शौक है और मैं ये मतलब कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज मेरे सामने आए और मेरे थोड़ा सा पर्सनालिटी को अगर सूट करे तो मैं उसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और किताबें पढ़ना, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये मेरा बड़ा शौक है सर। चंद्रेश, कभी आपको ये लगा तैयारी के दौरान, जैसे मामा से पैसे आप लेते थे, कभी लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए प्राइवेट में जाके, 10-5 हज़ार की नौकरी मुझे मिल जाए, कुछ कर लूँ मैं थोड़ा बहुत? कभी ऐसा लगा? सर काफी बार ऐसा लगता था, लेकिन ये था कि मुझे जो पैसे आते थे वो बिना बताए आते थे और टाइमली आते थे, लेकिन मन में तो रहता है ना कि मतलब कब तक पैसे आते रहेंगे। तो इस वजह से भी मैंने 2018 में काफी लोगों के नेगेटिव्स थे कि आप सर्विस ज्वाइन कर लोगे, टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई का ये सब, लेकिन उसके बाद भी मैंने ज्वाइन किया। सफर जरूर लंबा हुआ, लेकिन 2018 में ज्वाइन किया, 19 में यूपीएससी का मेंस लिखा और 20 में फिर इंटरव्यूज वगैरह दिए सीएपीएफ के। तो ऐसे सफर चलता रहा सर। और ये जर्नी भी ऐसी है ना, यूपीएससी और पीसीएस की जर्नी ऐसी है कि आप यहाँ पहले प्री पास करते हो, फिर आप मेंस में जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आप टॉप पे जाते हो, फिर जैसे आपका इंटरव्यू में नाम नहीं आता तो उसका जीरो पे सीधे जीरो पे आ जाता। तो जीरो से हीरो, 100 से जीरो का सफर रहता है ना पूरा, बहुत बड़ा ही डिस्टर्बिंग रहता है नहीं? तो इसको कैसे झेला आपने कि आप 100 पे गए, घर वालों को लगा इस बार सिलेक्शन हो गया, फिर जीरो पे आए, दोबारा मोटिवेट किसने किया? सर बड़ी उम्मीदी के साथ हम इंटरव्यू में जाते हैं और जब फाइनल पीडीएफ में अगर नाम नहीं होता है
तो काफी तोड़ देने वाला होता है। मतलब ऐसा लगता है कि सारे अरमान बिखर गए। तो वो काफी काफी बारीकी से उस चीज को महसूस किया। मुझे लगता है बच्चों के लिए तैयारी करते हैं हम सब के लिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ा टफ जो है टाइम होता है वो होता है पीडीएफ में अपना नाम ढूंढना। सर जैसे पीडीएफ सामने आती है ना तो लगता है कि हाथ कांप जाते हैं। आपके भी हाथ कांपते होंगे ना? बिल्कुल सर, हाथ कांपना या मतलब लो ब्लड प्रेशर फील करना, ये काफी होता है। और पहले प्रीलिम्स की मैं बात बताता हूँ सर आपको। 2016 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया, फिर जब मैंने बहुत उम्मीद था कि मतलब इस बार हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कम थी और उससे मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए थे, सारी आंसर की वगैरह से मेरे नंबर ज्यादा आ रहे थे। लेकिन जब देखा और पीडीएफ में नाम नहीं था, इट वाज लाइक कि मतलब सारा संसार बिखर गया है ना। आप इस उम्मीद में कभी नहीं आते हो कि आप कुछ चीजें खो दोगे या असफल हो जाओगे। आप हमेशा चाहते हो कि सफल हो जाओ, लेकिन जब सफल नहीं होते हो तो बड़ा तोड़ने वाला होता है सर। उस मतलब असफलता के बाद भी अगर आप उठ खड़े होते हो तो आपके लिए सफलता कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होती है। मैंने बीच में काफी बार सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, मैं कुछ और करता हूं, लेकिन लगा रहा। तो ये सफलता भी आपको टेस्ट करती है कि कब तक तुम लगे रहते हो, और अगर लगे हो तो फिर कभी ना कभी तो वो भी मान जाएगी। भगवान में विश्वास करते हो आप? बिल्कुल सर, काफी विश्वास करते हैं। और वो विश्वास करने से आपको एक सहारा मिलता है कि हाँ, अगर कहीं पे आप लड़खड़ा रहे हैं तो संभालने वाला भी आपको कुछ होना चाहिए। तो भगवान से आपको मोटिवेशन मिलता है कि गॉड मैं कर रहा हूँ, आगे मैं करता रहूंगा। चलो, तो नीरज के साथ बहुत अच्छा लगा जान के मुझे। और वो लाइन है ना एक, अब नीरज की कहानी बहुत लंबी कहानी है। इन्होंने खुद को लिखने में 10 साल लगाए, तो आप 1 घंटे में कितना ही जान लोगे। लेकिन नीरज, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और अच्छा करो आप, आईएएस बनो अगली बार आप, और हम मिलेंगे आईएएस के साथ।